हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए एक बार फिर से एसएससी मैथ टेस्ट में आज का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज होने वाला है एसएससी। और यह जो आपको करवा रहा हूं ये एसएससी प्रीवियस ईयर का मैथ है प्यारे बच्चों। और आप ये पर डे आप क्लास करते हैं, पर डे वीडियो को देखते हैं, पर डे वीडियो को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो वादा करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। एकदम यही पैटर्न से ही एग्जाम में आता है और ये आपका ऑनलाइन में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या कहता है आपको। बोला किसी कैंटीन को 7 दिन के लिए 56 केजी चावल की आवश्यकता होती है। तो 7 दिन के लिए बोला इसने, यहाँ पर 7 डेज, मैं यहाँ पर लिखूं 7 डेज के लिए कितनी वेट की आवश्यकता होती है। बोला 56 केजी। तो वेट कितना हो गया, 56 केजी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए 1 डे में, अगर यहाँ से 1 डे में वेट कितना खर्च हो जाएगा, 56/7 दैट इज 8 केजी समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला कि उसे अप्रैल और मई माह के लिए मिलाकर कुल कितने केजी चावल की आवश्यकता होगी। तो ये अप्रैल है, ठीक है। अप्रैल अप्रैल होते हैं 30 डेज के, और उसके बाद मई ये होता है 31 डेज के। टोटल ऐड करूं तो ये आपका 61 डेज हो गया। लेकिन 1 डेज में आपको कितनी आवश्यकता होती है, 8 केजी की। तो 61 डेज में कितनी केजी की आवश्यकता होगी, 8 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये 48 टोटल आपका 488 केजी की चावल की आवश्यकताएं होगी। तो आशा करता हूं बेहतरीन ढंग से सीखे होंगे। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत सा बोला है, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है, राइट। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछे तो कुछ नहीं करना है। देखिए कितनी बेहतरीन और खूबसूरत सा है, बस 1 लाइन लिखेंगे आंसर। तो आपसे पूछा क्रय मूल्य और आपसे बोला अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, इसको मार्क प्राइस बोलेंगे। तो ये जो सीपी और एमपी की बात कर रहा है, इसका रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी एंड एमपी, ये आपसे पूछ रहा है। बोला अंकित मूल्य पर 20% छूट की बात कर रहा है और एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है, ठीक है। तो अगर मैं अंकित मूल्य यहां से, देखिए अंकित मूल्य को अगर 100 कर लूं यहां से, ठीक है। तो जब अंकित मूल्य को 100 कर लिया, क्योंकि एमपी और क्रय मूल्य और अंकित का अनुपात निकाला, तो हमने एमपी को कितना मान लिया, 100। तब आपको कहा था अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दिया, तो इस पे 20% की छूट देंगे। इस 100 पे अगर 20%, यहां से अगर 20% डिस्काउंट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आपका 80। 20% डिस्काउंट कर दूं तो ये 80, लेकिन 80 ये हुआ क्या, ये तो एसपी हो गया, लेकिन इसको सीपी के नीचे लिखूंगा, लिखा तो कहा इस पे 15% का प्रॉफिट होता है। तो 15% का प्रॉफिट से होल वैल्यू होगा 23/20। आप इस एसपी में उलट के गुणा कर देंगे इस तरह से 20/23, तो ये कट जाएगा। अब देखिए यहां से 20 से यहाँ पे कितना बार में, 5 बार में, 5 से ये कितना बार में, 16 बार में। ये आपका राइट आंसर 16:23। और इस तरीके से आपका खूबसूरत सा आंसर हो गया, तो 16:23 आंसर हो गया। एक दूसरा कंसेप्ट कहता है, इसी सवाल को बनाने के लिए आप अगर सीपी की बात करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा कहता है सीपी और एसपी। ये दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं यहाँ पे। सेकंड मेथड क्या कहता है, जब भी बोले आपका सीपी यानी कि 20% का अंकित मूल्य पे 20% का डिस्काउंट देता है, तो सीपी की तरफ डिस्काउंट करके लिख दीजिए 80, और एमपी की तरफ क्या होगा, बोला आपको 15% का प्रॉफिट होता है, तो आपका 100 में 15 को ऐड करके लिख देंगे और इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16 होगा,
115 को 5 से डिवाइड करेंगे 23 होगा। ये सेकंड मेथड हो गया। ये फर्स्ट मेथड ये हुआ और ये सेकंड मेथड हो गया। दोनों तरीके से खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 यहां से देखेंगे, कहा एक कार, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का आपसे यहां से देखेंगे, कहा एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो कार की चालें कितना हो गई 80/2 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। बोला एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो कार की रेलगाड़ी से चाल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा। तो सबसे पहले आपसे पूछा कार के रिस्पेक्ट में यानी रेल का ये स्पीड दोनों की चाहिए, कार की स्पीड और रेल की स्पीड दोनों का रेशियो क्या होगा ये फाइंड करने के लिए आपसे पूछा। तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर, तो हम लोग स्पीड इक्वल टू स्पीड का रेशियो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आपका यहां से रेशियो निकालना है, तो 80 बाय कितना 2, और यहां से क्या करना है 180 बाय कितना, आपसे बोला 3 घंटे में ये चला 180/3, तो कार की रेलगाड़ी से चाल की अनुपात 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये 40 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60। अब यहां से इसको 20 से, तो ये आपका 20 दूना 40, 2 हो जाएगा, 20 से 3 बार में 7, तो ये 2:3 इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया 2:3। कार और रेल की जो स्पीड का रेशियो हुआ वो 2:3 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, कहा एक दुकानदार नगद खरीद पे 2.5% का छूट देता है, एक दुकानदार नगद खरीद पे 2.5% का छूट देता है, एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 3600 रुपए है को खरीदने के लिए रोहित को कितनी राशि का भुगतान करना होगा। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ करेंगे, कहा 20% छूट देगा, माने 2.5% की छूट की बात कर रही है। तो 2.5% की छूट है, तो इसको फ्रैक्शन में अगर मैं चेंज कर लूं तो क्या होगा, 2.5% का छूट है तो 2.5 को फ्रैक्शन में करेंगे तो 25/100, और एक जो दशमलव है उसके लिए यहाँ पे 1000, तो ये कट के कितना होगा 1/40, राइट। तो इसका होल वैल्यू, चूंकि डिस्काउंट की बात कर रहा है एरो नीचे की ओर, तो होल वैल्यू कितना हो जाएगा 39/40, ये हो जाएगा। क्योंकि उसने बोला क्या डिस्काउंट की बात कर रहे हैं 2.5 का डिस्काउंट, तो आगे कहता है साइकिल जिसका अंकित मूल्य इतना हो तो खरीदने के रोहित को कितनी राशि भुगतान करनी पड़ेगी, ये 3600 में ये आपका 39/40, राइट। तो 1 0 से 1 और ये 4 से कितना होगा ये 90, ये इनको भुगतान करना पड़ेगा कितना 9 से, 9 × 9 81, 8 बचा आपका यहाँ से 27, और 8 कितना होगा यहाँ से 35, और ये 0, 3510 रुपए आपको पेड करने पड़ेंगे यहाँ से 2.5% डिस्काउंट के बाद। तो सबसे पहले इसको 2.5 को हमने क्या कर लिया फ्रैक्शन कर लिया, और फ्रैक्शन में होल वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या, चूंकि ये अंश जो होगा वो घटा देंगे हर में से, तो 40 में से 1 चला जाएगा 39/40, ये अंकित मूल्य में मल्टीप्लाइड कर देंगे, इतना ही राशि को हम लोग को देना पड़ेगा खरीदने के लिए, रोहित को देना पड़ेगा, मुझे नहीं रोहित को देना पड़ेगा, राइट। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पे, चीनी की कीमत में 20% वृद्धि होने पे 120 रुपए में 4 केजी चीनी कम मिलती है ना। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है ये देखिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो कीमत जब बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है कि खरीदने वाले क्या करेंगे खपत में कमी कर देंगे, जहां 2 केजी की आवश्यकताएं होगी वहां 1.5 केजी में ही काम चला लेंगे, चूंकि वृद्धि हो रही है। तो चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पे 120 रुपए में कितने 4 केजी कम मिलती है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य का हम लोग प्रीवियस रेट भी बोलते हैं, यहां से बोला यानी प्रीवियस रेट भी बोल सकते हैं यहां से,
यानी पहले वाला रेट, यानी कि प्रारंभिक मूल्य जो हो जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका होगा क्या, यहाँ से प्रारंभिक मूल्य इक्वल टू, तो जितनी परसेंट आपकी वृद्धि हो रही है, क्योंकि वृद्धि हो रही है 20% की, तो 20, लेकिन चाहिए मुझे प्रारंभिक मूल्य, तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ हर में 20% बढ़ा देंगे, तो 120 हो जाएगा, 100 में 20 को जोड़ देंगे, तो ये हो गया। उसके बाद जितने रुपए आपको होता है, और ये 4 केजी जो है कम मिलते हैं, ये हम लोग हर में लिख देंगे, रुपया ऊपर लिखेंगे और जो आपका केजी है वजन है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, हर में क्या लिखेंगे, रुपया। तो इस तरह से आप जैसा ही आप इसको कैंसिल करते हैं, 120 से 120 कैंसिल हो गया, 4 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्चुअली कितना था, 5 रुपीज पर केजी आपका प्रारंभिक यानी प्रीवियस रेट था, इनिशियल वैल्यू यही थी, तो आपका 5 रुपए पर केजी राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है यहां से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। देखिए यहाँ पे बोला एक व्यक्ति पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन 2 किलोमीटर चलता है और तीसरे दिन 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर, और इसी तरह से चलते हुए 10वें दिन में वह कितनी दूरी तय करेगा, फाइंड आउट करने के लिए ये पूछा कि 10वें दिन तक में वो कितनी दूरी तय करेगी। अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूं तो 1 किलोमीटर, सेकंड डे 2 किलोमीटर, थर्ड डे 3 किलोमीटर, और डॉट 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 इसी तरह से 10 डेज तक की बात कर रहा है, 10 डेज मतलब 10 किलोमीटर। तो ये आपका क्या आ गया, 1 से लेके 10 तक का नेचुरल नंबर्स का सम आपसे पूछ रहा है, तो 1 से लेके 1 2 3 अप टू n, और इस नेचुरल नंबर्स का सम आपका जब भी पूछे तो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/100, यही आपका फॉर्मूला होता है। यहां से n इक्वल टू कितना हो गया, 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, और 5 इंटू 11 55, यानी 1 से लेके 10 यानी 10वें दिन तक जो 10वां दिन जो 10 किलोमीटर चलेगा वो लेकर के ये आपकी कितने किलोमीटर चलेगी, तो 55 किलोमीटर चलेगी, तो राइट आंसर 55। तो 55 किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और नीचे में आपका 1 2 3 डॉट अप टू n टर्म्स तक का सम होता है n इंटू n प्लस 1/100, ये फॉर्मूला होता है, राइट डाउन कर लेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितनी खूबसूरत सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे इस तरह से रहा। बोला साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पे कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, ये भी बहुत खूबसूरत सा है। बोला आपसे कि साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के केस में जब भी क्वेश्चन पूछे, जितना गुना बोले जितना गुना बोले जितना गुना बोले उसमें से 1 घटा लेंगे। यहाँ पे बोला 5 टाइम्स हो जाती है, तो 5 में से 1 घटा लेंगे, राइट। और डिवाइड किससे करेंगे, तो वर्ष से, टाइम से, 8 से इंटू 100 कर देंगे, यही आपका रेट निकल जाएगा। तो यहाँ से 5 में से 1 गया 4, अब 4 से 2 वर्ड में, और 2 से ये 150, तो रेट कितना निकला आपका, 50% इज द राइट आंसर। कि साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात करें, तो वह दर आपका कितना निकल गया, 50%। तो फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लीजिए, फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे, जितना गुना बोलता है उसमें से 1 घटा देंगे, अब बटे में टाइम से डिवाइड करेंगे, रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो इस तरह से रेट निकल जाएगा। यही फॉर्मूला होता है, इसी पे मैंने निकाला, 50% निकल गया। अब चले आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको देखेंगे। बोला यदि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 83 हो, abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c इक्वल टू 15, तो ab प्लस bc प्लस ca का मान क्या होगा। तो मैं आपसे एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आपका यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू गिवन है 15 और 15 का होल स्क्वायर 225 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा वो 83 अब बाय 2। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 5 माइनस 5 में से 3 जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 22 में से 8 गया यहाँ से 14 और ये आपका 2 कितना हो जाएगा आपका ये आपका 7 और इस तरीके से 71। तो 71 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा निकल गया। अगर आपको ये फार्मूला पहले से याद है तो सोच के देखिए ये फार्मूला मुझे पहले से गिवन है तो बस तो ये तो दो ही अक्षर लिखना पड़ेगा आंसर हो जाएगा। कितनी खूबसूरत सा आंसर आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 में ये भी आपका अलजेब्रा का ही है। बोला 9 में √3 + 1 का होल स्क्वायर ऐसा दिया है और आप लोग को ये 8 क्लास में इंटीजर में चैप्टर पढ़े पूर्णांक चैप्टर रेशनल और इरेशनल वहां पे पढ़े होंगे एक क्लास में 8-9 में कि इरेशनल और रेशनल को कंपेयर करना है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे √3 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + √3y इस तरीके से और x + y का मान ज्ञात कीजिए ऐसा बोला। तो √3 + 1 का होल स्क्वायर तो क्या होगा फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² b² + 2ab। तो इसको √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2ab 2 × √3 × 1 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका इधर से x + √3 × y तो ये आपका 3 2 √3 = x + √3y। अब यहां से देखिए √3 के यहां से गौर से x = कितना हो जाएगा हियर x = 3 जब कंपेयर करेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर का कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा x = 3 होगा एंड y = क्या होगा √3 के बगल में यहाँ पे 2 है √3 के बगल में यहाँ y है दैट इज y = 2। और आपसे प्रश्न यहाँ पे पूछा x + y का फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। तो हियर x + y = क्या होगा यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करेंगे y की जगह पे 2 और ऐड करेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा। तो 5 इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना होगा ये x = 3 फिर से यहाँ पे 3 नहीं यहाँ पे 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा और x = यहाँ पे 4 + 2 दैट इज 6 आंसर हो। नेक्स्ट में आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 ये आपका ज्योमेट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ज्योमेट्री देखिए कहता है दो वृत्तों और ज्योमेट्री में सबसे बड़ी खासियत है फिगर खींचते खींचते हम लोग आंसर पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन का फिगर क्या कहता है। बोला दो वृत्तों के P पर समान स्पर्शी रेखाओं तो 2 सर्कल है और दोनों जो है टच करते हैं एक बिंदु पे इस तरह से 2 सर्कल हो गया और इस P पर ये दोनों क्या होते हैं स्पर्श कर रहे हैं कांटेक्ट कर रहे हैं और बोला एक्सटर्नल पॉइंट T है कहीं पे ये रहा T और पॉइंट T से बिंदु से खींचे गए दो वृत्तों के A और B पर TA और TV क्रमशः अनस्पर्शी रेखाएं हैं। एक पॉइंट ये है और इस पर एक स्पर्श रेखा एक यहां से आपका ऐसे गया और एक आपका ऐसे गया इसको बोलेंगे B और यहां से ये A। तो ये आपका क्या होगा TA और TV के बीच रिलेशन कहता है क्या होगा तो जरा गौर से देखिए मैं आपको यहां से बता दूं देखिए थोड़ा सा अगर मैं यहां से ऐसे कवर कर लूं देखिए इसको मैंने कवर कर लिया सिर्फ अभी एक फिगर देखना है कौन सा T और ये P वाला ये P है ये वाला फिगर में तो क्या होगा आपका ये TB और TP हो जाएगा ठीक है। और फिर इस फिगर को कवर कर लिया मैंने यहाँ पे तो इस फिगर से क्या होगा TA = TP राइट। तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इस दोनों इक्वेशन से क्या बन के आया कि TP TP दोनों में है तो वी कैन से दैट हियर TA = TB
कह सकते हैं आप TA इक्वल टू टीवी। तो आपका सबसे पहले जो कंसेप्ट यूज किया इस सवाल को बनाने के लिए, क्या कंसेप्ट किया कि कोई सर्कल है इस तरह से और एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट P हो तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से ओनली 2 लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं इस सर्कल पर, और वो 2 लाइंस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां से तो क्या इक्वल होंगे, PA इक्वल टू PB, ये आपका इक्वल हो जाएंगे। तो इसी कंसेप्ट के बेस्ड पर ये सवाल था, और आपसे पूछा रिलेशन क्या होगा TA और TB का, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। पहले तो TB और TP के बीच रिलेशन बताया कि ये इक्वल है। TP दोनों में क्या है, कॉमन है। जब दोनों में कॉमन है, दोनों TP के बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से TA बराबर TB है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, और ये भी आपका कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप ट्रायंगल की कंसेप्ट आप जानते हैं तो ये सवाल आप देखते ही टिक लगा देंगे। आपसे बोला XYZ त्रिकोण में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होगी। तो अब यहां से देखिए फिगर ड्रॉ करता हूं। कहा पहला ऑप्शन कहता है आपका कि XY माइनस YZ, ठीक है, ग्रेटर देन ZX की बात किया इन्होंने, ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा कि आपका XY यहां से प्लस YZ राइट लेस देन ZX की बात किया। फिर ऑप्शन नंबर सी XY माइनस YZ लेस देन ZX की बात किया। और ऑप्शन नंबर डी में क्या क्या, XY प्लस ZX लेस देन YZ इसकी बात की। तो हम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, उसने बोला कि XY माइनस YZ की बात किया है, इसका मतलब कोई सर्कल है उसकी साइड की बात कर रहा है। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का डिफरेंस जो होती है वो तीसरी से साइड से क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या इंडिकेट, ग्रेटर देन का सिंबल लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया। फिर दूसरा में बात करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स का सम जो होता है वो तीसरे साइड से बड़े होते हैं, बड़ी होती है, इसका मतलब यहाँ पे छोटी की बात कर रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ट्रायंगल के टू साइड का डिफरेंस जो होता है तीसरे साइड से कम होता है, तो यहाँ पे कम का सिंबल है यानी सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और फिर कहा सम जो होता है टू साइड्स का वो तीसरे से बड़ी होती है, लेकिन ये तीसरे से छोटी कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होती है, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये त्रिभुज का नियम है। और किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का सम जो होता है, योग जो होता है, वो तीसरी से बड़ी होती है लेकिन छोटी दी गई है, इसलिए आपका रॉन्ग ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाएंगे, खूबसूरत सा आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। और मैं ट्रायगोनोमेट्री का ये सवाल है। ट्रायगोनोमेट्री में बहुत सारा कंसेप्ट मैंने दे दिया है, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पर देखेंगे। ट्रायगोनोमेट्री में बहुत सारा कंसेप्ट है, उसको एक एक कंसेप्ट को अध्ययन करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप 5 सेकंड में उड़ा देंगे। जैसा मैंने थंबनेल में बताया कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने में टिकेंगे ही नहीं। मैंने आप कंसेप्ट क्या बताया उसको राइट डाउन कराता हूं। मैंने आपको बताया कि साइन ए और कॉस बी इक्वल टू कहीं भी दिखाई दे, चाहे वो सोते वक्त दिखाई दे, उठते वक्त दिखाई दे, या सपने में भी दिखाई दे कि साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, तो सीधा दिमाग में क्या समझ आना है कि दोनों के एंगल्स का जो सम है वो आपका 90 डिग्री है। दोनों के एंगल्स का सम जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। कितनी खूबसूरत सा है, दिमाग में सेटअप हो गया। तो उसी तरह से आपका प्रश्न यहां से क्या बोला कि साइन 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू कॉस आपका 3y प्लस 20 डिग्री, ऐसा बोला। तो साइन इक्वल टू कॉस है, तो मैंने आपको बताया कि सोते वक्त उठते वक्त कहीं भी साइन इक्वल टू कॉस से दिखाई दे, तो इसका मतलब ये फिगर आपके मस्तिष्क में बन जाना चाहिए कि दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री होगा।
इस दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, ये क्या होगा 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू ये 90 डिग्री होगा, तभी इक्वल दिया हुआ है। और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये x हो जाएगा, 3 से 3y को डिवाइड करेंगे y हो जाएगा, राइट। और 3 से डिवाइड करेंगे 90 को तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और यही तो आपको आंसर पूछ रहा था, कितना आंसर आ गया 30 डिग्री। ये आपकी कंसेप्ट हो गई कि साइन ए और कहीं भी इक्वल टू कॉस बी दिखाई दे, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। याद कर लीजिए, वही बेस पे था, कुछ नहीं है, ये तो आपका प्रश्न लिखा हुआ, उत्तर तो बस ये 2 लाइन लिखना और आपका आंसर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट कहा यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुना किया जाए तो उत्तर 21 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी ये बताइए। देखिए कितनी शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वो देखना है कि किसी संख्या में 1/2 को ऐड कर दिया जाए। तो चलिए मैं कोई संख्या मान लेता हूं कि वह संख्या क्या है x है। तो यहाँ पे मैं लिखा कि कोई संख्या x है, उसमें मैं हाफ ऐड कर दिया इस तरह से, और जो भी ऐड करके जो प्राप्त हुआ यानी कि जो भी ऑब्टेन हुआ उसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे x, और जो भी ऑब्टेन हुआ 1/2 जोड़ के उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। जैसा ही 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 21 हो जाता है। अब इसको हल करेंगे कि ये 3 से कितना बार में, ये 7 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये x प्लस 1/2 इक्वल टू 7 हो गया। तो ये x इक्वल टू 7 माइनस 1/2 कितना हो गया, 7 दूनी 14 में से 1 गया 13 यानी 13/2, ये 6.5। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा 6.5 इज द राइट आंसर। वह संख्या कौन सी होगी तो 6.5, और इस तरीके से आंसर में टिक लगा देंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए कितनी खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा ये, देखिए कहा सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत जो है, कितना औसत दिया 48। तो हम लोग यहां से लिखेंगे मंडे, ये मंडे हो गया, प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का एवरेज 48 है, तो सम कितना होगा, तो एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज में नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम देगा। तो सम तो लिखा हुआ है, तो एवरेज और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ये 192 हो जाएगा, जोड़ लीजिए, ये 8 चौका 32 2 3 16 और 3 19 192, ठीक है 192 आ गया। और यहां से देखेंगे ये दिख नहीं रहा, इसको हटा लीजिए, यहां से यहां कर देता हूं 192 इस तरीके से। अब आ जाइए आगे, कहा कि मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो मंगल से स्टार्ट हुआ यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, ये चारों का एवरेज जो है वो 52 है। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, एवरेज में 52 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आपका कितना आ जाएगा वो देखिए। और चाहे मैं नहीं भी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहीं पे छोड़ देता हूं तो भी आसान हो जाएगा। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर लेता हूं, ये 48 into 4 है, 52 into 4, स्वाभाविक है कि नीचे वाली जो सम होगी वो पहले वाली से अधिक होगी। तो दोनों को ये सबट्रैक्ट कर लूंगा तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ से घटाने पे ये घट गया ये घट गया, ये यहाँ से ये कट गया ये कट गया, तो घटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि इसमें से उसको घटाएंगे, नीचे वाले से ऊपर घटाएंगे तो ये f माइनस करेंगे इसको यहाँ से m बराबर 4 कॉमन कर लेंगे तो ये 52 माइनस 48, राइट। जिसमें से आपको बोला कि सोमवार का तापमान 42 है यानी कि ये 42 है, तो क्या होगा f बराबर ये 42 माइनस में उधर जाके प्लस, पहले तो 52 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा 48 4 52 4 बचेगा, तो 4 चौका ये 16 हो जाएगा और ये प्लस जाके 42 होगा, तो कितना होगा 58 डिग्री इज द राइट आंसर। यानी फ्राइडे का जो टेम्परेचर है वो कितनी है 58 डिग्री, कितनी आसानी से बन गया ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत।
मैंने मल्टीप्लाइड भी नहीं किया, ये 4 4 कॉमन कर लिया और बड़ी में से छोटी को घटा दिया इस तरह से। चूंकि यहाँ पर मैंने लिखा घटाने पर सिंबल लगा दिया है, यानी कि इसमें से उसको घटाने पर घटाया और आपका आंसर निकल गया। मंडे का दे रखा 42, तो 42 यहाँ पुट कर दिया, निकल गया आंसर आपका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट देखिए कितनी खूबसूरत सा अलजेब्रा का, देखते ही टिक लगा देना है। कहा m माइनस एन इक्वल टू 2 और m इंटू एन इक्वल टू 15। तो आपसे पूछा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एम क्यू माइनस एन क्यू का वैल्यू आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। बोला m माइनस एन इक्वल टू 2 है एंड m इंटू एन इक्वल टू 15 है, और क्वेश्चन में गिवन है आपका कि ये जो m है वो ग्रेटर देन n है। m जो है ग्रेटर देन n, m और n पॉजिटिव दिया, ऐसा कि m और n जो है वो क्या पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, ऐसा गिवन है उसने। जब गिवन दिया हुआ है तो आप सोच के देखिए कि अगर m की जगह पे मैं 5 ले लूं, ये 5, और n की जगह पे 3 ले लूं, तो 5 में से 3 जाएगा 2 सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब 5 into 3 यानी कि 5 में से 3 गया, ये 2 सेटिस्फाइड कर गया। अब 5 into 3 करूंगा 15 सेटिस्फाइड कर गया। तो जो भी गिवन था वो तो सेटिस्फाइड हो गया। तो आपको आंसर किसका निकलना है, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इनटू m का क्यूब माइनस n का क्यूब। कितना आंसर आ जाएगा देखिए, यही तो आपको निकालना है। तो m का स्क्वायर मतलब क्या, यहां से 5 का स्क्वायर, तो 5 कितनी हो जाएगी, m का वैल्यू 5, तो ये आपकी 25 हो गई, ये आपकी 9 हो गई, ये 125, ये 27। अब क्या होगा, 25 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, और 125 में से 27, अगर ये 25 रहता तो 100 होता, लेकिन यहाँ पे 27 है, 2 एक्स्ट्रा है, यानी कि 98 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 16 को 8 बार करेंगे कितना होगा, 128, 8 हो गया, और ये 12 हासिल बच गया। और 16 से 9 बार में 144, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 5 15 68, यानी कि इस तरह से 1568 इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखता हूं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। और ये सब मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाया, और मैंने आपको थंबनेल में ही आपको बता चुका हूं, लिख चुका हूं वहां पे कि 5 सेकंड में ही क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखिए मैं उससे ज्यादा लिया भी नहीं है, उससे कम समय में बन गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है 16, जो आपके स्क्रीन पे इस तरह से रहा, क्वेश्चन नंबर 16। अब आ जाइए, बोला यहाँ भी अलजेब्रा का, और इसको भी, इसमें तो वैल्यू दिया हुआ, केवल वैल्यू रख करके आंसर निकाल देंगे। आपसे प्रश्न में पूछा कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/3, इस तरह से, और p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9। तो p का वैल्यू 9 है, तो स्क्वायर करेंगे तो p का वैल्यू 9 दिया हुआ है, स्क्वायर करेंगे तो यहां से 81, ठीक है। और q का वैल्यू √17, यहाँ पे p इक्वल टू 9 और q इक्वल टू रूट, यहाँ से q की बात कर रहा है 17, इस तरह से आपका दिया हुआ है। तो अब हम लोग q की जगह पे क्या लिखेंगे, √17, लेकिन स्क्वायर लिखा हुआ है, कितना होगा 17 टू द पावर माइनस 1/3। अब ये जब घटाएंगे तो 64 आ जाएगा टू द पावर माइनस 1/3। 64 का आपका 8 का पावर क्यू, ये 8 का नहीं, 4 का पावर क्यू 64 होता है, ये माइनस 1/3, 3 3 कैंसिल, दैट इज 4 टू द पावर माइनस 1। माइनस 1 को हटाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका 1/4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कितनी खूबसूरत सा आंसर आया। देखिए अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 17, आपके स्क्रीन पे इस तरह से रहा, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए कितनी झकास है। बोला यदि कोण 5y + 62 और 22 डिग्री प्लस y संपूरक हो, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हो, तो जब कोई 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री होता है तो सम ऑफ क्या होगा, बोथ एंगल्स
इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों एंगल्स का जो सम हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखिए, यानी दोनों एंगल का सम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सप्लीमेंट्री है। तो 5y प्लस 20 62, अब प्लस जो है यहाँ पे 22 प्लस y, दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब कोई दो एंगल्स, अगर मैं ए बी को बोलूंगा कि ये एक दूसरे का इच अदर आपका सप्लीमेंट्री है, तो इस दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो। जब भी बोलेगा सप्लीमेंट्री है तब, यहाँ भी दोनों बोला सप्लीमेंट्री है एक दूसरे का, तो इसलिए दोनों का सम आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब ये 5y y मिलके कितना हो गया 6y, ये 180 डिग्री, और 62 और 22 कितना हो जाएगा 84, और 84 घट जाएगा। अब देखिए 80 होता तो 80 खत्म तो 100 बचता, लेकिन 80 नहीं था, चार और घटेगा 100 में से, तो 96, और 6 से कितना हो जाएगा 16 बार में कट जाएगा, दैट इज y इक्वल टू 16 डिग्री आंसर हो जाएगा। 16 डिग्री कितनी झकास से बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, और ये भी आपकी ज्योमेट्री का है, खूबसूरत सा क्वेश्चन, बेहतरीन। बोला त्रिभुज एबीसी के परिकेंद्र आई से बीसी पे लंब आईडी खींचा जाता है। कोई बात नहीं, आईडी खींचा जाता है, चलता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एबीसी। एबीसी को ड्रॉ किया ऐसा, या एबीसी, और बात कर रहा है इन सेंटर की। इन सेंटर क्या होता है, जहां पे एंगल्स, यानी कि ये आपका बाइसेक्टर, एंगल्स का जो बाइसेक्टर होगा जहां पे वो मिलान हो, कंकरेंट करेगा, यानी कि मिलेगी जहां पे, यानी तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर जहां पे मिलेगी, उस मिलान बिंदु को, उस पॉइंट को ही हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ इन सेंटर की बात नहीं कर रहा, परिकेंद्र की बात कर रहा। तो परिकेंद्र की बात कर रहा तो इसका मतलब ये है, इन सेंटर की बात नहीं कर रहा, सर्कम सेंटर की बात कर रहा। इसका मतलब है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से सर्कल क्या करेगा, पास करेगा, तो यहाँ से ये बन गया, और इसका परिकेंद्र ये आई हो गया, और इस तरह से हम बी आई को ऐड कर देंगे। अब प्रश्न में बोला कि बीए से ये 60 है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बनता है कि किसी भी सर्कल में एक जीवा के द्वारा सेंटर पे जो कोण बनता है वो परिधि पर के एंगल्स का दुगुना होता है। तो परिधि पे आपके सर्कमफ्रेंस पे कितने एंगल बनता है, थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 थीटा बनता है। तो क्या होगा, परिधि पर के दुगुना एंगल्स बनता है कहाँ पे, सेंटर पे बनता है। परिधि पर के दुगुना एंगल्स कहाँ बनता है, सेंटर पे बनता है। तो आपको सरकमफ्रेंस यानी परिधि पे 60 डिग्री बढ़ रहा है, तो सेंटर पे कितना बनेगा, इसका दुगुना, तो 122 हो जाएगा। और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और इस पॉइंट से इस पे हम लंब खींच दिया, क्योंकि उसने बोला बीसी पे लंब डी है। तब आपसे प्रश्न क्या पूछा, यहाँ से बी आई डी इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी आई डी क्या होगा। तो स्वाभाविक है, यहाँ से गौर से देखिए, जब ये 120 है, ये दोनों अगर समान है तो क्या हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये रेडियस होने के कारण दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये 120 है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री होगा। सोच के देखिए, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री। यही तो पूछा आपसे, बी आई डी इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री होगा, और नहीं तो ये 120 का हाफ कर दे तो भी 60 डिग्री निकल जाता। आप इससे भी 60 डिग्री निकाल सकते हैं, ए 120 को हाफ करके यहाँ से भी 60 डिग्री निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला लगा, आप इसको याद कर लीजिए, और उसके बाद ये 60 डिग्री देखिए कितनी आसानी से निकल गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 पे देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। यहाँ से आ जाए 19, कहा cos अल्फा बाय cos बीटा इक्वल टू m, cos अल्फा बाय cos बीटा इक्वल टू m ऐसा दे रखा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे cos अल्फा बाय cos बीटा इक्वल टू m, राइट। दूसरा दे रखा है यहाँ से कि cos अल्फा बाय sin बीटा इक्वल टू n। तो हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं अल्फा इक्वल टू यहाँ से 0 डिग्री एंड बीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 60, तो पुट करते हैं यहाँ से m इक्वल टू के लिए। तो cos
अल्फा, अल्फा तो 0 है तो cos 0 1 होता है, बीटा 60 है तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है। इस तरीके से ये 2 आंसर हो गया। n इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, cos अल्फा यहाँ से क्या होगा 91 और sin 60 √3/2 होता है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 2/√3 इस तरीके से। तो ये तो हम वैल्यू निकाले, लेकिन आंसर तो मुझे कुछ और पूछा है, m का स्क्वायर जोड़ n का स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा, ये आपसे प्रश्न क्या है। तो m का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे m इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से n इक्वल टू कितना है, स्क्वायर करेंगे 4/3 हो जाएगा, राइट। लेकिन cos बीटा, बीटा की जगह पर 60 डिग्री पुट करेंगे तो cos 60 जो होता है वो क्या होता है 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/4 इस तरीके से। अब ये 4 गुना 3 कितना होगा 12 4 16 और यहाँ से 3, ये 1/4, 4 से 4 इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 4/3। ये जरा गौर से देखिए, अगर n का मान 2/√3 है तो n स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3, होगा कि नहीं होगा, जहां 4/3 आप उसको n स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपका वैल्यू कितना हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना निकला n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू कितना निकला n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू n स्क्वायर, इतना बेहतरीन ढंग से निकल गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए कितनी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये मेंसुरेशन चैप्टर से, क्षेत्रमिति जिसको आप कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपसे बोला कि दो गोलक के वजन का अनुपात दिया। वजन का अनुपात का मतलब ये होता है कि उसका वॉल्यूम का रेशियो दिया, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया 8:27, 8/27 मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया। अब कहता है कि दोनों के सामग्री के प्रति 1 घन सेंटीमीटर वजन का अनुपात दिया हुआ है, 8:1 दिया है दोनों को। तो गोलक की त्रिज्या, तो पहली गोलक की त्रिज्या 4/3, अगर उसकी r1 हो तो r का क्यूब होता है, ये आयतन। दूसरा होता है 4/3 पाई r2 का क्यूब, और कहा कि 8:1 है उसका प्रति घन सेंटीमीटर जो वजन का अनुपात इतना है, तो मैंने ये वॉल्यूम लिख करके प्रति घन सेंटीमीटर कर दिया। 8 से 8 ये कैंसिल हो गया, ये 4 और 3 5 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा 1/27 दैट इज r1/r3 का होल क्यूब, और ये क्यों आएगा तो इधर कितना लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो r1/r2 का ये आपका रूट थर्ड रूट यहाँ से 1/27, इसका मतलब 1/3 निकलेगा। अगर रेशियो की बात करूं तो ये आपका रेशियो में 1:3 इज द राइट आंसर, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया। आपको बोला दो गोलक के वजन का अनुपात, वजन मतलब वॉल्यूम का अनुपात, राइट। फिर बोला दोनों की सामग्री, मतलब जो वॉल्यूम है दोनों का, ये वॉल्यूम है, सामग्री मतलब जो दोनों का वॉल्यूम है वो प्रति 1 घन सेंटीमीटर, प्रति 1 घन सेंटीमीटर कितना है वजन 8:1, तो अनुपात लिख करके वॉल्यूम का 8/1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से वॉल्यूम का आपका दोनों इक्वेट कर दिया, और आपका ये 4/3 कैंसिल हो गया, r1 r2 बचा, और ये 1/17, और ये क्यूब थर्ड को इस तरफ आएगा, क्यूब रूट्स हो गया, तो ये 1/27 का क्यूब रूट्स कितना निकला 1/3, यानी त्रिज्याओं का कितना रेशियो निकला 1:3 इज द राइट आंसर। अब चलिए आगे खूबसूरत सा क्वेश्चन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, और ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। देखेंगे कहा भूमि पर किसी स्थान पर एक मीनार है, कहा भूमि पर किसी स्थान पर एक मीनार यानी टावर है, कहीं पे टावर है, और बहुत ही खूबसूरत सा। मैंने आपको बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस में कभी टाइम कोड का मैं आपको इस्तेमाल करके नहीं बताता हूँ, ऐसा ही रेयर केस जब कभी आएगा उसी जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा कि भूमि पर एक टावर है और जिसके शीर्ष पर एक ध्वज का खंभा है। यहाँ मैंने एक ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस पे एक टावर को मैंने यहाँ पे स्टेबल किया, और टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाम्प यहाँ पे लगा हुआ है, ध्वज स्तंभ यहाँ से लगा हुआ है इस पे। अब आपसे पूछा
कि मीनार की तल से 9 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से 9 मीटर का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और इस पॉइंट पे बिंदु पर ध्वज के खंभे के शीर्ष और तल, ये खंभा हो गया, ये तो आपका टावर है, ये आपका टावर है यानी कि मीनार है, ये आपका खंभा। यहाँ से इसके शीर्ष वर्टेक्स और इसके तल जो है यहाँ पे, यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो बोला 60 डिग्री का। जो वर्टेक्स है वो इस पॉइंट पे 60 डिग्री का बनाता है, और ये जो तल है वो 30 डिग्री का बनाता है। तब आपसे प्रश्न क्या कि खंभे की, ध्वज खंभे की, ये जो आपका ध्वज खंभे है इसकी आपकी हाइट पूछा, लंबाई कितनी, तो इसकी लंबाई h मान लेता हूं, यही निकाला। देखिए जब ये 9 मीटर दिया हुआ है, तो 9 मीटर दिया हुआ है तो ये 60 डिग्री के बगल में दिया हुआ है, तो 60 डिग्री में बगल में अगर 9 हो तो इसी का √3 गुना क्या होगा, √3 गुना √3 मल्टी करेंगे, यहाँ से कितना होगा 30 के बगल वाला, तो टोटल हो जाएगा 30 के बगल वाला, यहाँ ये टोटल कितना हो जाएगा 9√3। यस, अब यहां से देखिए, अब ये 30 के बगल में दिया हुआ है, इसी को √3 से भाग कर देंगे तो यहां से लेके यहां तक टावर की लंबाई निकलेगा, √3 से भाग करेंगे कितना होगा 3√3। टोटल 9√3 में से ये 3√3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, टोटल आपका 9√3 में से ये जो टावर की लेंथ है, यहां से लेके यहां तक टावर की लेंथ जो है 3√3, इसको आप घटा लेते हैं तो क्या निकलेगा, 9√3 में से 3√3 गया तो ये 6√3 इज द राइट आंसर। तो सवाल तो मैंने बना दिया, लेकिन सवाल में जो कंसेप्ट यूज किया मैं आपको फिर से बता देता हूं कि देख सीखिएगा। यहाँ से अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या होता है 30 डिग्री, अगर 30 डिग्री के बगल में भुजा की लंबाई अगर x मालूम है तो ये 60 डिग्री के बगल में कौन सी क्या होगी, तो इस x में √3 से भाग कर देंगे तो 60 डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री के बगल वाली भुजा निकल जाएगी। लेकिन अगर यही गौर से देखिए, अगर ये अब यहाँ से ये 30 हुआ और ये 60 डिग्री होगा, अगर 60 डिग्री के बगल में y मालूम है, अगर 60 डिग्री के बगल वाली भुजा की लंबाई मालूम है, गिवन है, तो 30 के बगल वाला निकालना हो तो 60 के बगल वाला जो y है उसमें आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 के बगल वाला निकल जाता है। ठीक है, तब यहां से देखिए ये एक बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, उसमें यहाँ पे 60 डिग्री दिया, तो 60 डिग्री दिया तो 60 के बगल वाला 9 मालूम है, जैसे मैंने यहाँ बताया 60 के बगल में y मालूम है, तो y जब 60 के बगल में मालूम है उसमें √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 के बगल में निकल जाएगा। तो ये बड़ा सा त्रिभुज हो गया जिसमें 60 के बगल वाला 9 है मालूम, तो इसी में √3 से गुना किया तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की भुजा का मान निकल गया 9√3, राइट, यस और नो। अब आ जाइए, फिर आपसे बोला कि ये छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें तो ये 30 के बगल में 9 मालूम है, और जब 30 के बगल में अगर भुजा की लंबाई मालूम होती है तो उसी में √3 से भाग कर देते हैं तो 60 के बगल वाला निकल जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 के बगल, ये छोटा सा समकोण त्रिभुज में ये 60 के बगल में निकल जाएगा। तो 9 को जब √3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये 9 है, √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आप इसको रेशनलाइजिंग 8-9 में पढ़े हैं वहां पे, वहां से भी सीख सकते हैं। यहाँ से कि 3 आपका क्या होगा, यहाँ से 3 से 3 टाइम्स हो जाएगा यानी 3√3, इस तरीके से। तो ये आपका 9 को जब √3 से डिवाइड करेंगे तो 60 के बगल वाला, 60 डिग्री के बगल वाली भुजा निकल गई 3√3। अब टोटल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक 9√3 है, उसमें आप 3√3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो फ्लैग है इसकी लंबाई आपकी h इक्वल टू कितना निकल गया 6√3। और आशा करता हूं कि आज का क्लास काफी बेहतरीन लगा होगा, और चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।